Hello student, today topic is appropriate technology for rural development. ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में विज्ञान व तकनीक बहुत ही आवश्यक भूमिका निभा रहे हैं। भारत के पास अधिकांश अकुशल प्रकार का मानव संसाधन है। भारतीय ग्रामीण वासी अपनी परंपराओं में इस प्रकार बंधे रहना चाहते हैं कि वे नई तकनीक को आसानी से नहीं अपनाना चाहते हैं। वह पूंजी निवेश के मामले में भी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। इस कारण ग्रामीण विकास करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ हमें ग्रामीण वासियों को भी प्रेरित करना होगा। डेफिनेशन एंड मीनिंग एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो तकनीक शब्द का प्रयोग विभिन्न व्यक्ति विभिन्न अर्थों में लगाते हैं। तकनीक का अर्थ किसी कार्य करने के लिए विशेष स्किल का होना है। विद्वानों के अनुसार एप्रोप्रिएट का अर्थ विकसित देशों को की तकनीकों को कॉपी पेस्ट करना नहीं होता है। इसका अर्थ है विशेष स्थान व विशेष स्थिति के अनुसार मांग व आवश्यकता अनुसार तकनीक को अपनाना। विकसित देशों तथा विकासशील देशों की आवश्यकताओं में बहुत अधिक अंतर है। उसी प्रकार विकासशील देशों के लिए अपनाई गई तकनीकों में भी अंतर आ जाता है। यदि भारत और अमेरिका की तुलना करें और किसी के लिए आवश्यकताओं की हम बात करें तो जो अमेरिका का वातावरण है किसी भी फसल के लिए और जो भारत का वातावरण है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। ऐसी स्थिति में हम अब अमेरिकन तकनीकों का उपयोग अगर भारतीय कृषि पर करना चाहे तो वह उचित नहीं होगा। तो विद्वानों के अनुसार यही कहा गया है कि भारत की आवश्यकताओं के अनुसार हम तकनीकों का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। कृषि की स्थिति में क्षेत्र के अनुसार राज्य के अनुसार बदलती गई है। प्रत्येक राज्य की स्थिति के अनुसार किसी के लिए आवश्यक संसाधनों तथा तकनीकों में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। जो स्थान कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं उन स्थानों पर सिंचाई के लिए उच्च संसाधनों की आवश्यकता है, जबकि अन्यों में उच्च क्वालिटी के बीज और खाद की आवश्यकता है। और वर्तमान में तो कुछ स्थानों पर हमें लेबर के लिए अल्टरनेट मशीनों की आवश्यकता है। यानी कि अप्रोप्रिएट का मतलब हो गया कि कृषि की मांग के अनुसार, उस स्थान की मांग के अनुसार हम किस तकनीक का उपयोग करें। उसके बाद आ जाते किसी से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है सिंचाई का। भारतीय कृषि व्यवस्था में सिंचाई पर ही निर्भर करती है। मुख्य रूप से पानी को हम डैम में इकट्ठा करते हैं आज भी, या नहरों पर किसान डिपेंड है। और दक्षिण भारत की मैं बात करूं तो वहाँ ट्यूबवेल और कुओं के माध्यम से सिंचाई की जाती है। सही प्रौद्योगिकी का अर्थ है कि उस स्थान के अनुसार हम सिंचाई के कौन कौन से संसाधन अपना सकते हैं। तो अभी अगर टेम्बो ट्यूबवेल और भूमिगत पानी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है, ऐसी टेक्निक का प्रयोग करते हुए हमारे जो बिहार राज्य है उसने बहुत कुछ अपने राज्य में बड़ी तेजी के साथ विकास भी किया है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्राई फार्मिंग यानी कि शुष्क खेती की बात करते हैं। शुष्क कृषि तकनीक के तहत वर्तमान में बहुत परिवर्तन आया है। वायु की आर्द्रता का उचित प्रयोग तथा पानी की उपलब्धता का उचित प्रयोग कर शुष्क भूमि को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। सिंचाई की नई तकनीक की ट्रिंकल तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा है। बहुत सी प्रयोगशालाओं में ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं जिससे ऐसे बीजों का निर्माण हो सके कि उन्हें पानी की कम आवश्यकता हो। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि इंडोनेशिया में इस प्रकार की तकनीक का बहुत लंबे समय से प्रयोग किया जा रहा है, जिसको अब भारत में भी अपनाए जाने की कोशिश की जा रही है। इसी के बाद हम बात करते हैं कि लैंड यूजेज की। लैंड यूजेज में हम देखते हैं कि कृषि की आधारभूत समस्या वनों की भूमि या बंजर भूमि है जो इसी से जुड़ी हुई है।
कि बंजर भूमि का हम किस प्रकार प्रयोग है। गांव में कृषि तथा पशुधन का प्रयोग मिश्रित रूप में संसाधनों के रूप में किया जाता है। ग्रामीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम जो शुष्क खेती है उसको किस प्रकार से उपयोग में लाए, उसका किस प्रकार से प्रयोग करें। फिर हमारी बात आ जाती है जो आज के टाइम में न्यू फार्म प्रैक्टिस चली हुई है। पिछले कुछ सालों में कृषि में अनुसंधान बहुत अधिक हुए। बीजों की गुणवत्ता में अनुसंधानों के माध्यम से सुधार किया गया है। फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए नए नए रसायनों का प्रयोग बढ़ा। इसके साथ खाद प्रयोग भी बदलाव आया है। और इसके अलावा एक समय था जब हम रासायनिक खादों का बहुत अधिक प्रयोग करते थे, लेकिन अब उसके डीमेरिट्स हमारे सामने आ चुके हैं। तो अब जोर दिया जा रहा है कि जो भारत की देसी खाद है वही हमारी खेती के लिए, हमारी फसलों के लिए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस कारण से फिर से हम अपने देसी खाद पर ही प्रैक्टिस करने लगे हैं। देसी खाद का प्रयोग भारतीय खेतों में किया जाने लगा है, जिसका की बहुत अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। इसके अलावा वेस्ट, जूट, कोकोनट, तंबाकू वेस्ट, कॉटन वेस्ट का भी प्रयोग खाद के रूप में किया जाने लगा है, जिसका प्रयोग की बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा सामने आ रहा है। इसके अलावा इसी में अगला जो है रिसाइकिल ऑफ वेस्ट। रिसाइकिल ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट इज नेसेसरी। इट इज said that a million tons of mineral oil seed like neem, kusum seed, etc. are wasted every year. Only a negligible part of these are used for crashing. यानी कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट हमारे पास आता है टन में, मिलियंस टन में हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्ट है, हम उसका प्रयोग ही पहले नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज अनुसंधान के द्वारा, और विशेषकर मैं बताना चाहूँगी आंध्र प्रदेश में इस पर बहुत ज़्यादा अनुसंधान रिसर्च हुआ है। इससे इन वेस्ट से विभिन्न प्रकार के ऑयल, तेल निकालने में हमारे वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त की है, जिसमें के द्वारा इन्हीं अनुसंधानों की बदौलत छोटे छोटे उद्योगों का भी निर्माण हुआ है, और जिसका भारतीय ग्राम पे बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला है। मैं बताना चाहूँगी अरंडी के तेल के उद्योग लगाए गए हैं। इसका प्रयोग मेडिसिन बनाने के साथ साथ खाद्य तेल के रूप में भी किया जाता है। कॉटन वेस्ट से वनस्पति तेल बनाया गया है, जिसका प्रयोग भी खाद्य तेलों और अन्य चीजों में प्रयोग किया जाता है। अरंडी के तेल का न केवल खाद्य पदार्थों बल्कि मेडिकल के साथ साथ अन्य सिंथेटिक फाइबर और स्पेशली लैब्रिकेट में इसका प्रयोग किया जाता है। डवाना ऑयल के द्वारा भी सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसका प्रयोग परफ्यूम और कॉस्मेटिक सामानों में किया जाता है। इसके साथ आज के टाइम में पुदीने का भी तेल निकालने की टेक्निक हमारे वैज्ञानिकों ने निकाल ली है, जिसका प्रयोग जापानी पेपरमिंट ऑयल बनाने में किया जाता है, जो मेडिसिन के और फूड प्रोडक्शन के काम आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज एग्रीकल्चर वेस्ट के द्वारा बहुत से छोटे छोटे उद्योगों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का ही उदाहरण है। हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, पशुधन की बात करें, उसमें कौन सी टेक्निक का नाम, तो हम देखेंगे कि हमारे लिए आज आवश्यक है कि कृषि और पशुधन का प्रयोग मिश्रित रूप से गांव में किया जाता है। तो हमें अपने पशुओं को इस प्रकार की खुराक देने की आवश्यकता है जिसमें उनके जो दूध का उत्पादन किया जाता है वो उच्च कोटि का है। साथ भी हम अपने पशुओं से ही मांस का भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जो कि हमारे देश के गांव की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक है। और साथ ही इसमें सबसे बड़ा उपयोग दूध का किया जाता है, जिसे श्वेत क्रांति के बाद इसमें बड़ी तेजी से विकास हुआ। इसके लिए गांव में चिली स्टोर बनाने की आवश्यकता है, ताकि इसके रूप में कुटीर उद्योगों का जो विकास किया गया है वो लगातार आगे बढ़ता रहे। अगर भारत में मैं कुटीर उद्योगों की बात करूं या स्मॉल इंडस्ट्री की बात करूं, तो इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय कुटीर उद्योग खादी और हैंडीक्राफ्ट पे ज़्यादा बेस्ड है, और छोटे छोटे कुटीर उद्योग भारत की न केवल आर्थिक दशा सुधारने में सहायक है, बल्कि गांव की आवश्यकताओं को पूर्ण
पूर्ण करने भी सहायक होंगे। और सबसे बड़ी बात कि गांव के सभी युवाओं को रोजगार देने में भी ये सक्षम है। जो आज भारत के सामने बेरोजगार की समस्या, बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, और गांव के जो युवा है वो सक्षम है लेकिन बेरोजगार है, उनका प्रयोग सही दिशा में किया जा सकता है। यदि एजुकेशन की बात करूं, लास्ट में नोटा लिस्ट कि कैसी एजुकेशन की आवश्यकता है इस सारे कार्य के लिए, अप्रोप्रिएट एजुकेशन की जो आवश्यकता है, तो हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन की आवश्यकता है। थ्योरी बेस्ड नहीं, स्किल बेस्ड, हाथ से काम करना जो सिखाए हमारे युवाओं को, और उसके प्रति सम्मान भी पैदा करे, ताकि हमारा युवा युग सिक्कर की जगह जो प्रोवाइडर बन सके और एक नए भारत का निर्माण कर सके। इसके तहत भारतीय जो सरकारें हैं आज कोशिश भी कर रही हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी भी अपना रही है, जिसमें वोकेशनल कोर्स पर, वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत अधिक जोर दिया गया है, और भारतीय युवाओं को जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बनाने की टेक्निक अपनाने के लिए बार बार प्रोत्साहित किया जा रहा है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।